ठीक है। देखिए जो परिवार है वो वाला हम लोग का फिनिश हो गया था। जो लोग आज नए आए हैं वो लोग मांग करके क्लास में उसको देख लेंगे। दूसरी चीज़ आप लोग के लिए ये भी बताया गया होगा कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमारे पास, उनको ऐप पे हम लोग डाल दिए हैं, ठीक है, ग्रुप बना करके। जो बच्चे नए हैं वो नहीं उनको पता होगा। तो आप लोगों की जो ये क्लासेस चलती हैं, ठीक है, ये क्लास देखिए रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्ड होने के बाद ऐप के ऊपर जो ग्रुप में आप लोग रहेंगे, उस ग्रुप में ये क्लास आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। मतलब अगर आप चाहें तो उसका रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को अभी तक मतलब पहला क्लास अटेम्प्ट कर रहे हैं, नोट्स नहीं बनाए हैं, वो अगर कॉपी लेकर के बनाना चाहते हैं तो बना लेंगे, नहीं तो उनको PDF भी मिल जाएगा और फिर बाद में उनको पूरा वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक। तो कल की क्लास में हम लोगों ने परिवार के बारे में पढ़ा था। जब आप EVS का देखेंगे पूरा सिलेबस, आप अपना जो देखिए, जो टेट का पेपर होता है वो 2 तरीके का होता है। एक जो होता है वो फर्स्ट पेपर किसका होता है, वो होता है प्राइमरी के लिए, ठीक है, वो प्राइमरी के लिए होता है। और जो सेकंड पेपर होता है वो आपके जूनियर के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो क्लास अभी आपकी चल रही है ये प्राइमरी की चल रही है। प्राइमरी में जो EVS है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है, और जूनियर का जो EVS है वो अलग है। अलग कैसे है? जो जूनियर वाला EVS होता है वो 60 नंबर का, जो लोग साइंस से होंगे उनके लिए अलग हो जाएगा, और 60 नंबर जो लोग कह सकते हैं कि साइंस से नहीं होंगे, आर्ट्स से होंगे, ठीक है, उनके लिए अलग हो जाता है। तो अभी ये जूनियर के क्लासेस नहीं चल रहे हैं, प्राइमरी के लिए चल रहे हैं। आराम से पढ़िए, अगर कहेंगे आप लोग तो बाद में जूनियर का भी क्लास चला दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक था EVS में वो था भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है रोगों से लेकर के, लेकिन हम हर टॉपिक को कवर करेंगे। पहले हम जानते हैं भोजन की आवश्यकता क्या होती है। तो आप लोग बताएंगे भोजन की आवश्यकता क्या होती है? अच्छा, हाँ भूख लगी है। रूपा जी बताएंगी भोजन की आवश्यकता क्या होती है? एनर्जी के लिए। वेरी गुड। जो भोजन हम लेते हैं ना वो हमें क्या करता है? एनर्जी देता है, ठीक है, हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, सिर्फ ऊर्जा हमें ये नहीं देता, हम और भी चीज़ इससे प्राप्त करते हैं, लेकिन वो तो ऊर्जा में आ ही जाएंगे। देखिए अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो ऊर्जा तो नहीं मिलेगा। एक दिन व्रत रह जाइए, आपको ऐसे ही लगने लगेगा कि आपको अंदर से वीकनेस लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप कंटिन्यूसली लगातार आप भोजन नहीं कर रहे हैं या कोई भी पौष्टिक चीज़ें नहीं खा रहे हैं तो आप अपने आप फेस अपना देखिए, आपको डल लगने लगेगा एक टाइम के बाद, ठीक है। तो भोजन से तो ऊर्जा मिलती है हमें, साथ में हमें क्या मिलता है? सौंदर्य भी मिलता है, ठीक है, सुंदरता भी मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है ना। अगर 2 दिन व्रत रह जाइए तो तीसरे दिन कोई आपसे पूछ लेगा बीमार हो क्या, ठीक है। तो यानी कि भोजन से हमें सौंदर्य भी मिलता है, और हमें क्या मिलता है भोजन से? पौष्टिक आहार हो गया, तो हम लेते हैं। देखिए इसके बाद ये ऊर्जा हम नॉर्मल ऊर्जा कह सकते हैं, इसके बाद हमें मिलता है बल या शक्ति, हम जिसको कह सकते हैं ताकत, एक्स्ट्रा पावर जो हम कहते हैं। देखिए ऊर्जा जनरली ये सबके पास होती है, ठीक है, लेकिन जो पहलवान होते हैं उनके पास कुछ अलग ही पावर होती है, ठीक है। सब लोग हंस रहे हैं क्योंकि सर जी हमको पहलवान कहते हैं इसलिए, ठीक। तो ये हमें भोजन की आवश्यकता इसके कारण होती है कि हमें ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में चाहिए, ठीक है। तो भोजन की आवश्यकता और हमें बताना नहीं है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे, इसको लिखवा नहीं रहे हैं, इसमें कुछ लिखवाना नहीं है, हाँ बस समझा दे रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि भोजन खराब क्यों होता है, ठीक है। भोजन खराब क्यों होता है? आप लोगों को पता होगा, कभी आप लोग रोटी वोटी बचा करके रखिए तब देखते हैं। अच्छा भोजन खराब होने के कारण बताइए। गर्मी के कारण, और हाँ नहीं सही बता रही हैं विनीता जी। भोजन क्यों खराब होता है? खाना क्यों खराब होता है? बिल्कुल वो सही है। और
रूबी जी। अच्छा ये बताइए, आप देखे होंगे अगर रोटी रख दीजिए, ठीक है, रोटी पे आपको कवक दिखाई देते होंगे, कभी देखे हैं कवक? ये कैसे होते हैं? आप रखेंगे तो उस पे वो सफ़ेद सफ़ेद रुई के टाइप का बन जाता है, फफूद। देखें कि नहीं देखें? ठीक है, तो कवक की वजह से भोजन खराब होता है। दूसरा क्यों भोजन खराब हो सकता है? दूसरा कोई रीज़न बताइए, और क्यों भोजन खराब होते हैं? ऑक्सीजन सही से नहीं मिलता है। अच्छा, तो ऑक्सीजन उसको सही से नहीं मिलता है। देखिए, दूसरा भोजन खराब होने का रीज़न होता है ईस्ट। क्या होता है? ईस्ट। और ईस्ट को ही हम खमीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खमीर बोलते हैं। खमीर जानते हैं क्या होता है? वेरी गुड, हाँ, फुलाने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। ब्रेड कभी आप लोग खाए हैं? ब्रेड में क्या होता है? ईस्ट होता है, या उसी को हम क्या कहते हैं? खमीर कहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये आप लोग जान लीजिए कि जो ईस्ट होता है, अच्छा ईस्ट और कवक में आपको अंतर नहीं लग रहा होगा, लग रहा है किसी को अंतर? क्या लग रहा है? ईस्ट और कवक में क्या अंतर है? हाँ, वो चीज़ें सही हैं, लेकिन अंतर क्या होता है? वो अंदर का ये बाहर से देते हैं। अरे अंदर होता है, बाहर होता है। कवक जो होता है ये सफ़ेद फफूदी टाइप का होता है। ठीक है, सफ़ेद फफूदी मतलब सफ़ेद कह सकते हैं, रुई की तरह होता है ये जो होता है कवक जो होता है, ये किसी भी भोजन पे लग सकता है। ठीक, चाहे वो नमकीन भोजन हो, चाहे वो किसी भी तरह का भोजन, चाहे खट्टा हो। आप लोग देखते होंगे अचार रखते हैं, आम का अचार रखे हैं, सफ़ेद सफ़ेद लग जाता है, वो जो उसमें लगता है वो क्या होता है? कवक होता है, ईस्ट नहीं होता है। ईस्ट या खमीर सिर्फ उस भोजन में लगते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, या जिसमें हम कह सकते हैं मिठास होता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है। जो कवक होते हैं ये किसी भी भोजन में लग सकते हैं। ठीक है, आप दाल रख दीजिए कटोरी में, 2 दिन के बाद आप देखेंगे उसमें कवक लग जाएंगे, ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद वो सब्जी रखिए या कुछ भी, वो लग जाते हैं। लेकिन ईस्ट जो होता है ये सिर्फ खास करके ऐसे मटेरियल में लगते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, और वो कच्चा होता है, पका नहीं होता है। आप लोग कभी देखें जलेबी बनाते हुए, जलेबी बनाने के लिए या ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट या खमीर की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे हम कवक का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ईस्ट जो होते हैं ये ज़्यादातर हमारे लिए पौष्टिक भी होते हैं और अच्छे भी नहीं होते, मतलब दोनों टाइप के होते हैं। लेकिन जो कवक होते हैं ना, कवक कभी भी हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। आप कभी देखे होंगे अचार वचार पे क्या होता है कि थोड़ा बहुत सफ़ेद रहता है तो मम्मी उसको साफ़ करके खिला देंगी, खा लो। ठीक है, हाँ, मतलब दादी वादी यही सब करती है, उसको धूप में रख के सुखा के कह देंगे सही हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, जब स्टार्टिंग रहता है तो वो सही हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ता जाता है, आप भले उसको सही कर देंगे तो ये सही नहीं होता है। अगर आप कवक लगे हुए कोई चीज़ को खाते हैं तो आपके अंदर जो कवक का एक तरीके से बैक्टीरिया होता है वो होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जो लोगों को दाद होता है ना, रीज़न यही होता है। जितने लोगों को दाद होता है मतलब हाँ, मतलब वो कवक लगे हुए सारे अचार खा गए। ठीक है, और जितने लोगों का बाल झड़ता है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कवक। जो हम बोलते हैं ना हमारे बाल में डैंड्रफ है, डैंड्रफ भी एक तरह का कवक होता है जो बाल झड़ने का सबसे बड़ा रीज़न होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट नोट करिए आप। भोजन खराब होने के कारण कवक लिखिए, ईस्ट लिखिए। हाँ, हाथी पाँव भी इसी के कारण खराब होता है, क्यों है नहीं, मैं कवक के बता रहे हैं। हाथी पाँव भी हो जाता हाँ, राइजोपस नाम लिख लीजिए, म्यूकर, राइजोपस। ये 2 कवक के नाम है, ये लिख लीजिए। ये कवक में पूछा जाता है इसलिए इन दोनों का नाम लिखवा दिए आप लोग को। तीसरा हम लिखेंगे जीवाणु।
और चौथा हम लिखेंगे कीड़े मकोड़े। ये पहले आप लिखेंगे भोजन खराब होने के कारण, जिसमें पहला लिखेंगे कवक। 2 कवक के नाम हम लिखवा दिए जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, राइजोपस और म्यूकर। और इसके बाद और भी क्या कारण हैं जो भोजन खराब करते हैं? ईस्ट है, जीवाणु है और कीड़े मकोड़े हैं। देखिए, जिन भोजन में जीवाणु हो जाते हैं ना, उनको खाने से पेट दर्द जैसी समस्या होने लगती है, बाद में हैज़ा होने लगता है, ये सारी बीमारियां होती हैं। और कीड़े मकोड़े हम कह सकते हैं कि आपको छोला बनाना है, काबुली चना भिगवा दिए और पता चला कि उसमें घुन पड़े हुए हैं, सुबह पका के खा गए, ठीक है, उसको निकाले नहीं, तो वो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ही हैं ना, उससे भी भोजन क्या होता है? खराब होता है। तो ये भोजन खराब होने के कारण, इसको पूरा नोट डाउन कर लेंगे। छोला नहीं खाने का मन करेगा। नहीं, बहुत छोला भटूरा खाते हैं आप लोग। इरेज कर दे इसको, नोट कर लीजिए। ममता जी को कीजिए। ममता जी पूरा ले रही है। ममता जी, आप पूछ रही थी भोजन खराब क्यों होता है, यही पूछ रही थी ना? देखिए, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हर चीज़ का एक निश्चित टाइम होता है कि वो उतने ताप पर उतनी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, उतनी ठंडी बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो आपका तबीयत ख़राब होने लगता है, होता है कि नहीं होता है? ज़्यादा ठंडी पड़ी तब भी तबीयत ख़राब होने लगता है। वैसे सेम कंडीशन होता है खाने के साथ, ठीक है। ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तब भी उसका तबीयत ख़राब होगा, ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तबीयत तब भी ख़राब। अब उसके पास डॉक्टर नहीं है, ठीक है। अभी देखिए, अभी गर्मी के टाइम में या बरसात का सीज़न लीजिए, बरसात के सीज़न में मान लीजिए आपको फोड़ा हो गया, ठीक है, फोड़ा जल्दी ठीक नहीं होगा उस टाइम पे, ठीक, क्योंकि उसके लिए जो उसको ताप चाहिए, जो ठंडी चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। दोनों मिक्स। बाल क्यों झड़ते हैं ठंड इस बरसात के सीज़न में? ज़्यादा जो फंगस होते हैं, जो कवक होते हैं, वो ज़्यादा फैलते हैं, ठीक है। सेम वही कंडीशन है खाने के साथ, एक निश्चित ताप चाहिए उसको, ठीक है। और जब उस ताप से वो बढ़ जाता है या उस ताप से वो घट जाता है, तो इस पे जो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं, जो आप लोगों को हम एक बार पढ़ाए थे कि वो क्या करते हैं? अपमार्जक का काम करते हैं, ठीक है। तो वो उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, ठीक। अच्छा, जनरली एक चीज़ आप लोग बताइए, यूरिन जब आप लोग वॉशरूम जाते हैं तो आपको स्मेल नहीं आती होगी? आती है? नहीं। आधे घंटे के बाद आप वहीं से, अभी आपके बॉडी से वो निकला वो यूरिन बिल्कुल भी आपको स्मेल नहीं कर रहा है, लेकिन आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद वो क्यों स्मेल करने लगता है? क्योंकि उस पर क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो उस पर अटैक कर देते हैं, उसको खाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जब वो खाएंगे तो उसका विघटन करते हैं, उसको एक एक चीज़ों में वो तोड़ते हैं, तो उसमें बहुत सारी गैसेस निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, इसलिए वो स्मेल करता है। इरेज कर रहे हैं इसको। चलिए, अब हेडिंग हम डालेंगे भोजन का परिरक्षण। भोजन का परिरक्षण। भोजन को हम कैसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है भोजन का परिरक्षण। चलिए, पहला चीज़ हम देखेंगे। क्या बात हो रही है मिश्रा जी? क्या बात हो रही है? कुछ नहीं। चलिए, देखिए, भोजन को बचाने के लिए जया जी आप क्या करेंगी? पहला एक कोई बताइए, कैसे आप भोजन को बचा सकती हैं? निश्चित टेम्परेचर पे रखेंगे। उसके लिए क्या कर सकती है निश्चित टेम्परेचर रखने के लिए? अच्छा, मान लीजिए कि धान कट गया, अभी धान सब लोग बो रहे हैं ना, धान कट गया, ठीक है, और वो ख़राब होने लगा, तो आप उसको क्या करेंगे? फ्रिज में रख देंगे? हाँ, धूप में सुखा देंगे। हर चीज़ का टेम्परेचर मेंटेन करने का मतलब नहीं ये होता है कि हम उसको फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। हर चीज़ का जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक। देखिए, टेम्परेचर अलग रखने के लिए पहला चीज़ हम करेंगे निर्जलीकरण। क्या करते हैं? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या होता है ममता जी? जल को बाहर निकालना या सुखाना, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं?
सुखाना, किसी भी चीज़ को हम सुखा करके किसी भी भोज्य सामग्री को हम काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग देखे होंगे गांव में अक्सर जब रोटियां बच जाती हैं तो लोग सुखवा देते हैं। क्यों सुखा देते हैं? हम बता रहे हैं, खुद नहीं खाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है खुद खाना है। एक ही बार वो गाय को या अपने जानवरों को नहीं अगर खिला सकते हैं तो उसको सुखा के रख देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खिलाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो भोजन खराब भी नहीं होगा। अब ऐसा नहीं ना कि जानवर हो गया तो वो सड़ गया तो सड़ा भोजन खा लेगा, ऐसा नहीं हो सकता, हाँ बीमार हो जाएगा। तो जो भोज्य सामग्री बचती हैं उनको हम सुखा करके उनको हम संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। या हम गेहूं धान की बात करें जो हम काट करके रखते हैं उसको भी हम क्या कर देते हैं, सुखा देते हैं। घर पे आपके दाल खरीद के आया, पता चला कि एक टाइम के बाद उसमें जो कह सकते हैं कीड़े पड़ना स्टार्ट हो गए, तो आप क्या कर देते हैं, उसको धूप में सुखा देते हैं। तो इससे हम भोजन का क्या कर सकते हैं, परिरक्षण कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय बताइए, दूसरा कोई बताइए। ममता जी आप बताइए, दूसरा कोई उपाय कैसे और भोजन को आप संरक्षित कर सकते हैं? अरे हाँ, खराब होने से पहले खा लेते हैं, सही बात है, समय से सदुपयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि दूध आपके यहाँ आ गया, फट जाता है कि नहीं फटता है? फट जाता है, लेकिन आप उसको 2-3 बार बॉयल कर दीजिए तो नहीं फटेगा, ठीक है। तो दूसरा उपाय क्या हो सकता है भोजन को रखने के लिए? उबालना। क्या हो सकता है? उबालना हो सकता है। तीसरा हम कह सकते हैं ठंडा करना। क्या हो सकता है? ठंडा करना। अब ठंडा करने में आप लोग 2 तरीके से देखेंगे, ठीक है। क्या हुआ? ठंडा हम 2 तरीके से कर सकते हैं किसी चीज़ को। एक जो होता है नहीं, तो आलू तो ऑलरेडी वो कच्चा है, वो ख़राब नहीं होता ना। हाँ देखिए, चिप्स बना लीजिए, सुखा दीजिए, रख सकते हैं। अगर आपके पास आलू ज़्यादा हो गया है, हम बता रहे हैं आलू अगर ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो उसके उपाय यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं आप क्या कर सकते हैं। इसके देखिए, आप उसको शीत गृह में रख सकते हैं। आप लोग सुने होंगे जो स्टोरेज होते हैं, ठीक है, उनको हम शीत गृह में रखते हैं। शीत गृह में 2 तरीके से करते हैं। ठंडा रखने का 2 तरीका हो सकता है। एक हम कर सकते हैं हिमीकरण। क्या कर सकते हैं? हिमीकरण कर सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से उसको हम बर्फ़ में फ्रिज में रख सकते हैं। आप लोग हरा मटर खरीदने जाते होंगे, बिना मटर के सीज़न के मिलता है। कैसे मिलता है? एकदम उसमें एकदम बिल्कुल आपको बर्फ़ जमा मिलता होगा, मिलता है कि नहीं? तो वो होता है हिमीकरण, यानी कि जो हमारा भोज्य सामग्री है उसको हम बिल्कुल बर्फ़ में कर दें। और आगे के प्रदेशों में आप जाएंगे जहाँ पे मछलियाँ आराम से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, वहाँ पे भी मछलियों को हिमीकरण के द्वारा ही रखा जाता है, ठीक है। अक्सर आप लोग सुने होंगे गाँव में कि बर्फ़ वाली मछली मिल रही है, ठीक है, वो बर्फ़ में मछली को रखते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं इसके साथ प्रशीतन। क्या कर सकते हैं? प्रशीतन। प्रशीतन क्या होता है? ये भी ठंडा करने का एक तरीका होता है, लेकिन इसके माध्यम से सब्जियों को रखा जाता है। हम सब्जियों को एकदम बर्फ़ में नहीं रख सकते हैं, तो उनके ऊपर हम ठंडे पानी से क्या करते हैं, फुहारा मारते हैं और कपड़े से ढक देते हैं। आप मार्केट में जाएंगे जब, तो सब्जी, हाँ, हरी सब्जियों के ऊपर वो बोरा डाल करके क्या करते हैं, उसके ऊपर पानी मारते हैं। तो ऐसे ही बड़े स्टोर में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रशीतन कहते हैं। नोट डाउन हो गया? ये दोनों क्लियर हो रहा है सबको कि नहीं हो रहा है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन? आपको अनुपमा जी समझ में आ रहा है? शालिनी जी आप बहुत मुस्कुरा रही हैं। मैम फील कर रही है ना? हाँ, फील कर रही हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद हमारे पास एक और तरीका है, पैकिंग। क्या होता है? पैकिंग होता है। पैकिंग से हम कैसे कर सकते हैं? पैकिंग से कैसे किसी खाद्य सामग्री को सुरक्षित रख सकते हैं? हाँ मैम, जैसे वो पैकेट वाला नमकीन मिलता है, बिल्कुल, ठीक है। या आप लोग कभी हल्दीराम का रसगुल्ला खरीदिए, डब्बे में ख़राब हो जाता है? नहीं, लेकिन खोल देंगे, हाँ अभी बता रहे हैं वो भी,
तो आप उसको खोल दीजिए, डब्बे को खोल दीजिए, आप 2 दिन में देखेंगे वो पूरा ख़राब हो जाएगा। लेकिन वो पैकिंग करके आता है तो एक एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, ठीक है, उसके पहले वो नहीं ख़राब होता है, ठीक है। तो आप भोज्य सामग्री को कैसे कर सकते हैं, पैकिंग के माध्यम से भी सुरक्षित कर सकते हैं। एक लास्ट हम लिख लेंगे पाश्चुरीकरण, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पाश्चुरीकरण, कोई बताएगा ये क्या होता है? एक निश्चित मैम बहुत जल्दी उसको गर्म करते हैं, फिर अचानक से उसको ठंडा कर देते हैं। अच्छा, कोई बताएगा इसका टेम्परेचर कितना होता है? नहीं किसी को पता है? रूपा जी पता है? आपको पता है? नीलम जी आपको पता है? पाश्चुरीकरण आप लोग को पढ़ाया गया होगा। देखिए, पाश्चुरीकरण जो होता है ये दूध के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? दूध के लिए होता है। और आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट है। पाश्चुरीकरण के माध्यम से हम दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। आप लोग जो डब्बा देखते हैं, डब्बे वाला दूध, ठीक है, उसमें क्या होता है, पाश्चुरीकरण किया जाता है। मतलब इसके 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या होता है कि आप दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पे आधे घंटे तक बॉयल करें। कितने घंटे तक? आधे घंटे तक बॉयल करें। या हम कह सकते हैं 72 डिग्री सेल्सियस पे, 72 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको 15 मिनट तक बॉयल करें। और इसको बॉयल करने के बाद जल्दी से ठंडा करके हम 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे पैक कर दें, ठीक है। यानी कि हमको दूध को 2 तरीके से हम बॉयल कर सकते हैं। 63 डिग्री सेल्सियस पे कितने देर तक? आधे घंटे तक। 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट तक हम दूध को बॉयल कर दें और जल्दी से उसको हम ठंडा करके कितने सेंटीग्रेड पे रखेंगे? 10 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको क्या कर देंगे? पैक कर देंगे। तो वो दूध जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये होता है पाश्चुरीकरण, ठीक है। चलिए, अब तो ये ख़त्म हो गया। हाँ बिल्कुल, समय सीमा निर्धारित रहता है, एक्सपायरी डेट दिया जाता है, वो एक्सपायरी डेट दिया जाता है इसमें। बिल्कुल, देखिए हर चीज़ का बताएं ना, हर चीज़ का एक समय सीमा होता है, वैलिडिटी होती है। वो जब ख़त्म होगा तो वो एक्सपायर होगा। अब वो हर चीज़ के लिए एक अलग अलग निर्धारित किया गया है, ठीक है। आप लोग दवा खाते हैं कोई भी, जैसे अभी आपको बुखार है, ठीक है, बुखार है तो जनरली कोई दवा आप खाएंगे तो 6 घंटे का उसका असर होता है, ठीक है। जनरली एक कॉमन चीज़ है। लेकिन बहुत सारी दवाओं का टाइम बड़ा ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, ठीक है। तो अगर 6 घंटे के बाद बुखार हुआ तो आप दोबारा दवा खा सकते हैं। तो उसी तरीके से जो हम चीज़ें पैक कर रहे हैं एक निश्चित टाइम के बाद, अब जैसे हम गेहूं को सुखा के ड्रम में पैक कर दिए, लेकिन बारिश के सीज़न में उसमें सीलन लग सकता है, ठीक है, तो वो चीज़ें दूसरी हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि भोजन में कौन कौन से फैक्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। हेडिंग डालिए। शॉर्ट में नोट कर लीजिए रागनी जी।
ये नोट डाउन करिए, फिर इस पे हम डिस्कस करते हैं। इसका इंक ख़त्म हो गया। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के लिए ज़रूरी क्यों होता है, ये हम बात करेंगे। ऑन किए हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भोजन के लिए हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आप लोग अक्सर सुने होंगे कि हम लोग जब घर पे जाते हैं तो कुछ मीठा खा करके पानी पीते हैं। पीते हैं कि नहीं पीते हैं? पीते हैं ना। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें तुरंत एनर्जी देता है। क्या देता है? तुरंत एनर्जी देता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है कि जब भी आप कहीं धूप से आ रहे हों या कोई वर्क ज़्यादा आप किए हों। अच्छा, मज़दूरों को देखिए, आप मज़दूर को ना थोड़ा सा अगर आप उनको बिस्किट पानी पीने के लिए देंगे तो वो गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या मांगते हैं? गुड़ मांगते हैं। क्यों? गुड़ खाने से क्या होता है कि उनको ज़्यादा एनर्जी मिलता है, और जब वो ज़्यादा एनर्जी मिलेगा तो वो ज़्यादा देर तक काम कर पाएंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है त्वरित ऊर्जा। क्या मिलती है? त्वरित ऊर्जा मिलती है, त्वरित ऊर्जा, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जाए कि इनमें से त्वरित ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो आप लोग याद रखेंगे कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट करेगा। दूसरी चीज़, जो वसा होता है, वसा को हम कहते हैं ऊर्जा बैंक। क्या कहते हैं? ऊर्जा बैंक कहते हैं। ऊर्जा बैंक कहने का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास तत्व होते हैं हमारे शरीर में, उसमें से सबसे अधिक ऊर्जा जिसके पास होता है वो क्या होता है? वसा होता है। एक दुबला पतला आदमी 24 घंटे से ज़्यादा व्रत नहीं रह सकता है, ठीक है। और एक मोटा तगड़ा आदमी रहेगा ना, 2-4 दिन भी व्रत रह सकता है, ठीक है। आपके कहने का मतलब वो मोटी हैं। देखिए, जो लोग मोटे होते हैं ना, वो कुछ टाइम के बाद अगर व्रत लगातार रहें तो वो आपको दुबले दिखाई पड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो जितना व्रत रहेंगे तो उनके शरीर में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके लिए जो फैट होता है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास फैट ही नहीं है तो वहाँ वो बर्न क्या होगा? जब बर्न ही नहीं होगा तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगा तो तबीयत खराब होगा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है तो क्या लगाएंगे? वसा। और त्वरित ऊर्जा किस में होती है? तो कार्बोहाइड्रेट। दोनों में अंतर आप लोग समझ लीजिए। तुरंत ऊर्जा कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट देगा। और सबसे अधिक ऊर्जा कौन देगा? वसा देगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जो प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन हमारे भोजन में बहुत मामूली मात्रा में रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन प्रोटीन से क्या होता है कि हमारे शरीर के जो डेड सेल होते हैं, जो मरे हुए सेल होते हैं, वो वर्क करना स्टार्ट करते हैं, जीवित होते हैं और एक्स्ट्रा सेल बनते रहते हैं। सेल बनने से क्या होता है कि हमारे शरीर का कोई भी अंग अगर टूटता फूटता है तो वो जल्दी से सही हो जाता है, ठीक है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम है तो अगर आपका हाथ पैर टूट गया गलती से तो सही होने में टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, बच्चों के अंदर आप देखे होंगे वो बहुत जल्दी कवर करते हैं, ठीक है। रीज़न क्या होता है? उनके शरीर में प्रोटीन की मात्रा या इन सारे तत्वों की मात्रा बरकरार होती है। एक बुढ़े बाबा का हाथ टूट जाए तो 6 महीना रोएंगे, हथवे नहीं सही हो रहा है, ठीक है। पता चलेगा कि सही करवाने के बाद भी टेढ़ा ही हो जाता है, ठीक। तो ये प्रोटीन जो होता है ये शरीर में क्या करता है? सेल का निर्माण करता है। तो इसके लिए हम इसको क्या कह सकते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हाँ, मतलब बस याद रखेंगे कि हमारे शरीर के टूट फूट को सही करता है, ठीक है। शरीर के क्षतिग्रस्त अंगों को सही करता है, ठीक है, सही करता है या ठीक करता है। अच्छा, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासियोरस और एक्वास, ऐसे करके दोनों है, क्वासियोरस और एक्वास। यस मैम। अच्छा, कौन बताएगा प्रोटीन की कमी से रोग कौन सा होता है? गीता जी, सीमा जी आप बताइए, बहुत साइंस ये लोग पढ़े हैं। मुन्नू बताओ।
ममता जी, कौन सा रोग होता है प्रोटीन की कमी से? नहीं याद आ रहा है। किसको याद है, ईमानदारी से बताइए। किसी को नहीं याद है ना? ऑप्शन नहीं मिलेगा, पढ़ के आइएगा आप लोग। बता देते हैं तो भूल जाते हैं, घर से पढ़ के आइएगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। चलिए, विटामिन्स भी जो होते हैं, विटामिन्स के बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे कि कौन सा जल में घुलनशील होता है, कौन सा वसा में घुलनशील होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। बस ये जानिए कि जो विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं और जो खनिज लवण होते हैं, ये हमारे शरीर के निर्माण में एक तरीके से विशेष योगदान देते हैं। खनिज लवण क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा फास्फोरस, पता है? तो फास्फोरस एक तरीके का, आप जब ज़मीन को खनेंगे ना तो ज़मीन के अंदर से भी फास्फोरस मिलता है, लेकिन हमारे भोजन में भी फास्फोरस होता है, ठीक है। हमें लोहा कहाँ से मिलता है? ज़मीन के अंदर से मिलता है, लेकिन हमारे शरीर में भी लौह तत्वों की मात्रा होती है, ठीक है। अगर लौह तत्व नहीं रहेंगे आपके शरीर में तो हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। महिलाओं में ये ज़्यादा, हाँ, आयरन की कमी होती है, महिलाओं में ये ज़्यादा होता है क्योंकि वो ज़्यादा ये सारी चीज़ों से बचती हैं, जैसे पालक नहीं खाना चाहेंगी, हरी सब्ज़ी नहीं खाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो शरीर रहेगा, जो बॉडी रहेगी, उसमें जो खून की मात्रा होगी वो कम होगा, ठीक है। तो ये जो खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण कहने का मतलब ही होता है कि इनको खन के भी निकाला जाता है, लेकिन ये हमारे शरीर में भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे शरीर के निर्माण में एक तरीके से सहायता करते हैं। जल जो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए। कम से कम मतलब जनरली 60% तक पानी हमारे शरीर में पाया जाता है, मिनिमम, ठीक है। अगर हमारे शरीर में जल नहीं रहेगा तो हमारा ब्लड हमारे अच्छे से नहीं बनेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे जिनको पसीना नहीं होता वो भी एक बीमारी होता है, ठीक है। पसीना ना होना भी एक बीमारी होता है, ठीक है। पानी नहीं रहेगा तो आपका जो किडनी है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपके ब्लड को वो छान नहीं पाएगा। तो कम से कम दिन में 2-3 लीटर पानी पीना चाहिए, चाहे दूसरे का मांग के पिएं। तो आपके भोजन में जल की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, ये आप उतार लीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ें कुछ देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं ना हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है क्या? नहीं मैम, बिल्कुल सही हो रहा है। समझ आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, इरेज कर दे इसको। विटामिन की खोज किसने की थी? प्रतिभा सिंह जी। वेरी गुड, मिल गया खोज करके। अच्छा, फंक कौन थे? यस, मैंने ही खोज की। कब किए थे? मैम सन नहीं आता। 1912 में। गूगल बताया है। हाँ, देखिए, विटामिन की खोज जो है वो फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था 1911 में। कब किया था? 1911 में किया था। विटामिन्स को बोलते हैं रक्षात्मक भोजन। क्या बोलते हैं? रक्षात्मक भोजन। रक्षात्मक भोजन मतलब होता है कि ये हमारे शरीर की रक्षा करता है, ठीक है। ये हमारे शरीर की रक्षा करता है। अब देखिए, जो विटामिन्स होते हैं, हम कुछ जो इम्पोर्टेंट विटामिन है उनके बारे में डिटेल में देखेंगे। पहले हम नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं। A, B, C, D, E और K। जो B होता है ना वो 12 तरीके का होता है। 12 तरीके का B होता है विटामिन, ठीक है। B कॉम्प्लेक्स, उनको सबको इकट्ठा मिला करके क्या कहते हैं? B कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ थोड़ी चीज़ें आज देखेंगे, बाकी की चीज़ें कल कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे जो विटामिन्स होते हैं इनके घुलने का जो कह सकते हैं माध्यम है वो क्या होता है। तो घुलने का माध्यम क्या होता है ये हम पहले जानेंगे। अच्छा, आप लोग को एक चीज़ पता होगा कि आप अगर शरबत बना रहे हैं,
ठीक है। शरबत बनाते हैं गर्मियों में, अगर चीनी नहीं घुलेगा तो क्या उसका टेस्ट आपको मिलेगा? नहीं। उसी तरीके से ये जो विटामिन्स होते हैं, अगर ये हमारे बॉडी में घुलेंगे नहीं तो इसका जो अच्छा कह सकते हैं कि प्रभाव होता है वो हमारे बॉडी में नहीं आएगा, अच्छे प्रभाव नहीं पड़ेंगे, बल्कि उसका दुष्प्रभाव हमारे, या कह सकते हैं कि खराब परिणाम हमारे बॉडी में स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि ये पूरे विटामिन्स को घुलने के लिए दो माध्यम हमें चाहिए होता है, एक होता है वसा और एक क्या होता है? जल होता है। यानी कि पूरे विटामिन को हम दो जगहों में घोल सकते हैं, एक तो हम पानी में घोल सकते हैं और एक कहाँ घोल सकते हैं? वसा में घोल सकते हैं। अच्छा, इसके लिए एक ट्रिक आप लोग को सर बताए होंगे। देखिए, जो वसा में घुलते हैं उन विटामिन्स के नाम हैं ए, डी, ई और के। इसके लिए एक ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं, कीड़ा। क्या याद रख सकते हैं? कीड़ा। यानी कि अगर आपको कीड़ा पकाना हो, तेल में छान दीजिए, पक जाएगा। ठीक है, यही कर सकते हैं ना? पक भी जाता होगा। हाँ बिल्कुल, आप खाना बनाइए, एक चींटी अगर गिर गई उसमें तो छना जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इस कीड़े के माध्यम से आप याद कर सकते हैं क्या? वसा। ए विटामिन जो है वो किस में घुलता है? वसा में। डी, ई और के वसा में घुलते हैं। अगर आपके बॉडी में वसा की मात्रा नहीं है, आप घी नहीं खाते, तेल नहीं खाते, पूरे डाइट पे हैं, ठीक है, भैया मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तो आपके अंदर वसा की जब कमी हो जाएगी तो ये विटामिन्स आपके शरीर में नहीं घुलेंगे, और नहीं घुलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो विटामिन ई होता है इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन कहते हैं। पार्लर वाले अक्सर इसका यूज़ करते हैं। उसको निकालेंगे, विटामिन ई के कैप्सूल्स मिलते हैं, कैप्सूल को खोलेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, उसमें जो लिक्विड रहेगा उसको ऑयल में मिलाएंगे, चाहे ऑलिव ऑयल में चाहे कोकोनट ऑयल में, और मिला करके उसको फेस पे मसाज करते हैं, हेयर मसाज करते हैं। ठीक है, तो जो ये अब देखिए, इसको हम पानी में भी घोल सकते थे। ठीक है, इस कैप्सूल को हम पानी में भी घोल सकते थे, लेकिन उसको पता है, अब आप पार्लर वाले से पूछिएगा कहाँ है, इसको तेल में ही डालते हो, तो उसको इतना नहीं पता होगा कहाँ तेल में डालते हैं। उसको लगता होगा कि ऑलिव ऑयल हमारे लिए फ़ायदेमंद है इसलिए डालते हैं, जबकि उसका रीज़न ये है कि अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो ये घुलेगा नहीं, और इसको घोलने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? वसा की ज़रूरत होती है। और इसके बाद जो विटामिन्स बचे हुए हैं, कौन कौन से? सी बचा हुआ है, बी और सी, इन दोनों को घुलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? जल की आवश्यकता होती है। क्लियर है सबको? किसी को कोई कन्फ्यूज़न? अच्छा, दो विटामिन होते हैं जिनको हम पकाने से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, सी। ए जो होता है विटामिन प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, वो हमारे शरीर में बनता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई भी पीले चीज़ को पकाएंगे तो अगर वो पक जाएगा ज़्यादा तो वो ख़त्म हो जाता है। सी विटामिन को हम देखते हैं। आप लोग कभी सुने होंगे कि सब्जी में बहुत टमाटर डले लेकिन खट्टा ना ही भइल। क्यों? क्योंकि जो विटामिन सी था वो क्या हो गया? जल गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, विटामिन सी को कभी भी पकाया नहीं जाता। आप गर्म चीज़ में उसको डालेंगे वो तुरंत उड़ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा डालेंगे तब वो होगा। वैसे आप जनरली एक टमाटर की चटनी लगाइए ना तो वो आपको बहुत खट्टा दिखेगा, या आप कोई सब्जी बनाइए और उसमें खटाई वगैरह डालिए तो भी वो आपको, जब ज़्यादा डालेंगे तो उसका वो इफ़ेक्ट आपके ऊपर आता होगा। विटामिन सी को जनरली आप जब पकाएंगे तो ये क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, ये गर्म होने से नष्ट हो जाता है। सेम कंडीशन आयोडीन के साथ होता है। आप लोग सोचते हैं गरम गरम खाना है, जल्दी से नमक डाल देंगे सब्जियां पक जाएंगी, लेकिन जैसे ही आप सब्ज़ी में नमक डालते हैं और वो सब्ज़ी पक तो जाती है, लेकिन जो आयोडीन होता है वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसीलिए पता होना चाहिए कि किस चीज़ को कब डालना चाहिए। जनरली सब लोग तुरंत ही डालते हैं नमक कि जल्दी सब्जी बन जाएगा। ठीक है, नमक तुरंत डालेंगे दाल के साथ, वो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन वो ख़त्म हो जाता है। और विटामिन सी भी क्या हो जाता है? गर्म होने से ख़त्म हो जाता है। तो आज की क्लास बस इतना रखते हैं, बाकी की चीज़ें जो हैं पी, हाँ, सी सी सी